नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। बात करेंगे हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर संस्कृति व पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है। बड़ी खबर, आज से फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेले का उद्घाटन करेंगे। मौके पर मौजूद होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में एक नाम फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले का आज से 38वां सूरजकुंड मेला शुरू हो रहा है, जो आने वाली 23 फरवरी तक जारी रहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला माना जाता है और बड़ी बात कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड हमेशा से आकर्षण का केंद्र बनता है। इसका इतिहास लगभग 35 साल पुराना है। 1987 में हरियाणा पर्यटन विभाग ने भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा व सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की। अब से कुछ ही देर में इस मेले का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और कार्यक्रम का आगाज करने के लिए खुद केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन विभाग संभाल रहे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपलब्ध होंगे और हरियाणा सरकार में मंत्री पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ फरीदाबाद की अन्य मंत्री, विधायक, अधिकारीगण सब इस आगाज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हथकरघा, हस्तशिल्प, साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे दिल्ली से बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से धमकी भरा कॉल आया है। एनसीआर के 2 स्कूलों को धमकी भरी फोन आए। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली एनसीआर के 2 स्कूलों को धमकी भरा फोन आया है। बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। अब पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है और जांच पड़ताल के तहत मामले में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली के लगभग 1 दर्जन के आसपास स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए थे और उसके बाद किस तरह से स्कूलों को तुरंत की तुरंत शटडाउन करना पड़ा। पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस ले गए और काफी समय बाद निष्कर्ष निकला कि किसी ने छेड़छाड़ और कियोस्क पैदा करने की नीयत से इस तरह से धमकी भरा ईमेल उस दौरान किया था। तो पूर्वी दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच तेज कर दी है। अब जानकारी मिल रही है कि नोएडा और किदवई नगर के स्कूलों को ताजा धमकी भरा मैसेज आया है। साथ ही ईस्ट दिल्ली के स्कूलों को भी धमकी की कॉल आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। एसओपी का पालन भी किया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के मयूर विहार फेज 1 के अहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद स्कूल की जांच की गई। अब तक सब कुछ सामान्य है, कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वहीं ईस्ट दिल्ली का बम निरोधक दस्ता, पांडव नगर एसएचओ और पीएस स्टाफ स्कूल पहुंचा है और परिसर की जांच तेज की गई है। आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की, जहां पर महाकुंभ का 26वां दिन आज महत्वपूर्ण है। 40 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान अब तक कर चुके हैं। श्रद्धालु आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं और राजनीतिक जगत के लोग भी पहुंच रहे हैं। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी डुबकी लगाएंगे। वहीं कल मणिपुर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह भी महाकुंभ में पहुंचे थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ का 26वां दिन है।
श्रद्धालु आस्था के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में प्रतिदिन आम के साथ खास और राजनीतिक जगत के लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। खबर है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संगम में आज डुबकी लगाए। तो आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज 26वां दिन है। अब तक 40 करोड़ के आसपास का आंकड़ा महाकुंभ में पवित्र स्नान की डुबकी का पूरा हो चुका है, जबकि अभी भी काफी दिन बाकी हैं। 2 शाही स्नान बाकी हैं, पौष पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का। लगातार देश दुनिया के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। इससे पहले हमने देखा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी कैबिनेट, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सभी एक एक करके पवित्र स्नान करते हुए नजर आए और आज पहुंच रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। लगातार लोगों का आगमन जारी है। 144 साल के अंतराल में लग रहा दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, ताजा जानकारी साझा कीजिए और बताइए किस तरह से इस वक्त महाकुंभ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कल हमने देखा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पहुंचे थे और आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच रहे हैं। कुणाल, बिल्कुल जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है और कहीं ना कहीं जो पुण्य है उसका लाभ लेना चाहता है। यही वजह आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर विपक्ष के नेता हों, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए या तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, आज जिस तरह से गुजरात के खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे, तो लगातार कहीं ना कहीं ये प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका भी तांता लगा है और कहीं ना कहीं हर कोई इस पावन संगम के तट पर डुबकी लगाना चाहता है। और आप देखिए कि कुणाल 40 करोड़ के आसपास के जो श्रद्धालु हैं अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लगातार सरकार की मशीनरी वहां पर काम कर रही है ताकि श्रद्धालुओं के लिए कोई असुविधा ना हो। जिस तरह से ये तो कुछ दिनों पहले ही दुखद घटना हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार प्रशासनिक अमला वहां जुटा रहा ताकि श्रद्धालुओं को कहीं पे भी दिक्कत ना हो और भीड़ भाड़ एरिया को डायवर्जन किया गया ताकि पब्लिक का और श्रद्धालुओं का जो मूवमेंट है वो लगातार बना रहे। और कहीं ना कहीं जो प्रयागराज के कुंभ में श्रद्धालु हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम जनमानस हो, लगातार तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल उमेश, मौनी अमावस्या शाही स्नान के दौरान जो भगदड़ मची, उसके बाद जो सरकार ने नियम उठाए, कानून बनाए, उसका असर हमने देखा अगले शाही स्नान में यानी कि बसंत पंचमी पर। और 1 वे ट्रैफिक, वीवीआईपी कार्ड्स, वीवीआईपी नो एंट्री, 1 वे ट्रैफिक होगा, क्राउड मैनेजमेंट होगा, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा, महिलाओं के लिए अलग स्थान होगा। ये तमाम चीजें नजर भी आ रही हैं। और बड़ी बात तो उमेश ये भी है कि पूरे महाकुंभ में शाही स्नान करने वालों के आंकड़ों को लेकर सरकार ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि आज 7 तारीख है और 40 करोड़ लोग का आंकड़ा वो क्रॉस कर गया और अभी भी कई दिन बाकी हैं। देखिए बिल्कुल कुणाल, अभी तमाम 2 प्रमुख स्नान बाकी हैं और इसके पहले ही जो संगम के महाकुंभ में जो संगम की डुबकी लगाने का जो आंकड़ा है कहीं न कहीं वो 40 करोड़ के आसपास का है। अब तक लोग वहां डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी 2 स्नान बाकी हैं, तो कहीं न कहीं ये भी बिल्कुल अनुमान किया जा सकता है कि आने वाले समय में 40 से ऊपर का आंकड़ा होगा। और कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार 40 के आंकड़े को मान रही थी, वो आंकड़ा अभी लगभग पूरा हो चुका है, तो आने वाले समय में इसमें बढ़ने की पूरी संभावना है। लगातार कई स्टेट के जो श्रद्धालु हैं वो आज भी प्रयागराज के कुंभ में पहुंच रहे हैं, विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। हालांकि कुणाल, वहां पे अखाड़ों का कहीं ना कहीं अभी तमाम ऐसे अखाड़े हैं जो वहां से अब उनकी समय अवधि पूरी हो गई है, आप ये कह सकते हैं वो जा रहे हैं। लेकिन जहां पर वहीं जो श्रद्धालु हैं
तमाम स्टेट के वो लगातार लेकिन वहां पर आ रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि अभी भी तमाम जो 2 स्नान प्रमुख हैं, उन स्नानों तक जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो 40 करोड़ के ऊपर की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के महत्वपूर्ण दिन की। कल दिल्ली चुनाव के बाद, अब मतगणना के बाद, मतगणना है दिल्ली मतदान के बाद, और कल चुनावी नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली चुनाव में मतदान हुआ 5 फरवरी को, अब तक लगभग 1 दर्जन एग्जिट पोल आ चुके हैं, छोटे बड़े। आम आदमी पार्टी इन एग्जिट पोल को सीधे नकार रही है, कह रही कि हम एग्जिट पोल में भरोसा नहीं करते, सीधे एग्जैक्ट नतीजों पर विश्वास करते हैं। बीजेपी उत्साहित है। कांग्रेस का मानना है कि हम इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, जबकि तमाम 1 दर्जन के आसपास जो एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस को 0 से ज्यादा 3 सीटें दे रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के संकेत नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 2013 की परफॉर्मेंस को भी सस्टेन नहीं कर पा रही। बहरहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से एग्जिट पोल को चलाया जा रहा है, ताकि आम आदमी पार्टी के विधायकों में एक अलग तरह की भावना पैदा करी जाए। और साथ ही साथ बीते दिन आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो दावा कर दिया कि उनके कई विधायक हैं, लगभग 1 दर्जन विधायक हैं, जिनको करोड़ों का ऑफर बीजेपी की तरफ से आ रहा है। बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात रही, लेकिन बड़ी बात कि चुनाव आयोग की तरफ से कल रात 11:30 बजे मतदान के एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज भी निकलकर सामने आया, जो लगभग 61% है। पिछले 2020 और 15 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज इस बार कम रहा। 2013 में भी वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक था, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत का नीचे आना हर किसी राजनीतिक दल के लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहा है। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। और अब कल जब नतीजे आएंगे, नतीजों से पहले आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। सभी 70 सीटों के प्रत्याशियों के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह करीब 11:30 बजे आम आदमी प्रत्याशियों के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। उस बैठक में मुख्यमंत्री आतिशी, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम हर बड़ा नेता मौजूद रहेगा। पार्टी को कैसे एकजुट रखना है, हॉर्स ट्रेडिंग के तहत मिलने वाले लाखों करोड़ों के ऑफर्स को कैसे नकारना है, कैसे पार्टी में एकजुटता बनाए रखनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उन सबको बुलाया गया है, ताकि उनमें एकता की भावना को जागृत किया जाए। किसी तरह के ऑफर्स के लोभ लालच में वो न आए। जबकि बीजेपी का लगातार यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जब जब चुनाव अपने हाथ से या परिस्थिति अपने हाथ से निकलते देखते हैं तो इसी तरह के भ्रमित करने वाले आरोप लगा देते हैं। बहरहाल अब देखना बेहद खास है, क्योंकि कल 8 फरवरी मतगणना शुरू हो जाएगी सुबह से, और उसके बाद हवा का रुख किस तरफ गया, दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, कई वादे पूरे ना होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ये चुनाव निकाल लेगी और हैट्रिक बनाएगी, या बीजेपी जो पिछले 26-27 साल से वनवास भोग रही है उसका वनवास समाप्त होगा। कांग्रेस पार्टी जो पिछले कई चुनावों से शून्य पर है, क्या उसका खाता इस बार के चुनावों में खुलेगा, या जिस तरह से कहा जा रहा है, कई एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अन्य राजनीतिक दल भी बीजेपी वर्सेस आप की इस चुनावी सियासत में शायद जीत रूपी लड्डू पा जाएं, क्योंकि ओखला सीट पर AIMIM उम्मीदवार काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री अमरतुल्ला खान के लिए मुसीबत बनी है। बहरहाल हमने बीते दिन देखा किस तरह से 5 तारीख को मतदान के बाद कई एग्जिट पोल आए, कल भी कई एग्जिट पोल आए, जिसमें एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, CNX आए, और सभी एक तरफा बीजेपी को एज पर ले जा रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम शुष्क बना है। सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड और दोपहर में तेज धूप है, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है। लोगों ने गर्म कपड़े लगाना भी बंद कर दिया है। लेकिन क्या दिल्ली में से ठंड वाकई चली गई है? इन तमाम बातों को लेकर, सवालों को लेकर हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने मौसम विभाग की वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन रॉय से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली में मौसम इस समय शुष्क बना हुआ है। खास तौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, लेकिन दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जिससे लोगों को उसी समय गर्मी का भी एहसास हो रहा है उसी दिन। तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? क्या दिल्ली एनसीआर से ठंड जा चुकी है? इस पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन रॉय मैडम मौजूद हैं। सोमा मैम, कैसा मौसम चल रहा है? क्योंकि शुष्क मौसम बना हुआ है, दिन में गर्मी है, लेकिन सुबह और रात के समय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। तो ये चल क्या रहा है मौसम में? देखिए, अभी एक पश्चिम विक्षोभ के कारण से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही काफ़ी बारिश हुई है और पहाड़ों में खासकर काफ़ी स्नोफॉल हुई है। ये बहुत इंटेंस तो नहीं हुआ था, मगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज काफ़ी हुई है। और अभी जो है पश्चिम विक्षोभ अभी भी है, मगर प्लेन्स से उसका असर खत्म हो चुकी है। तो कल के हिसाब से आज का अगर देखेंगे तो टेम्परेचर्स आपका काफ़ी गिर चुकी है। 2 से 4 डिग्री पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गिर चुकी है। और दिल्ली का बात करें तो अभी 8 पॉइंट समथिंग आपका सफदरजंग का है, जो कि आपका 2 डिग्री बिलो नॉर्मल चल रही है। ये इसलिए है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ निकलते ही विंड्स आपका नॉर्थ वेस्टर्ली हो गया है, पहाड़ों से ठंडी हवाएं आ रही है। और ये ठंडे हवाओं के लिए आपका बर्फीली हवा के लिए टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स गिर चुके हैं। साथ ही साथ विंड स्ट्रांग होने के कारण कोई फॉग का लेयर नहीं डेवलप कर रहे हैं और साफ आसमान में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रही है। आगे का अगर देखते हैं तो अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही स्ट्रांग हवाएं चलेंगे प्लेन्स में, जिसके कारण से टेम्परेचर और गिर नहीं पाएगी। खासकर मे बी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कल से लेके अगले 3 से 4 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। बाकी ये जो पश्चिम विक्षोभ है, ये आज से ही धीरे धीरे पूर्व की दिशा में जाते हुए अरुणाचल प्रदेश और ईस्ट असम में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देने का संभावना है। और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ 1-2 इलाके में थोड़ा बहुत हेल स्टॉर्म का भी संभावना रहेगा। और ये कल भी चलेगा और परसों से यहाँ भी मौसम साफ होने की संभावना है। इससे आगे आपको जैसे बताया, टेम्परेचर्स मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा गिर चुके हैं। 1-2 दिन के बाद से हमारा मिनिमम बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ आ रही है। हवाएं दोबारा साउथ ईस्टर्ली बन रही हैं, जिससे कि थोड़े नमी वाली गर्म हवाएं सेंट्रल इंडिया के ऊपर से होते हुए नॉर्थ इंडिया तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर्स थोड़ा बढ़ने की संभावना है पूरा नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली सहित। और इसके साथ साथ पहाड़ों में दोबारा एक बारिश का सिलसिला शुरू होगी, खासकर 8 तारीख से लेके 13 या 14 तारीख तक। अगर साउथ इंडिया के, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम का खास असर नहीं है, मगर मैक्सिमम टेम्परेचर्स आपका 2 से 3 डिग्री या कहीं पर 4-5 डिग्री भी बढ़ी हुई है, खासकर पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया, यानी कि इंटीरियर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी इलाके में। आगे का संभावना ये है कि इन सभी जगह में टेम्परेचर्स ऐसे ही रहेगा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में टेम्परेचर्स और मैक्सिमम टेम्परेचर और बढ़ने की संभावना है। तो मैम, यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों से जो ठंड है वो अब जा चुकी है, ठंड ने अलविदा कह दिया? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपका मिनिमम टेम्परेचर आज भी 2 से 3 डिग्री 2 डिग्री नीचे चल रही है। तो ठंड का जो नॉर्मल है उसके मुकाबले नीचे चल रहा है टेम्परेचर्स। तो विंटर तो नहीं जा चुकी है। आपको जो एहसास हो रही है कि थोड़ा गर्मी का है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग हवाओं के लिए आपका
आसमान साफ है और आपका सनशाइन तेज होने के कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर्स काफ़ी हाई है। तो मैम आने वाले दिनों में क्या कोई बादल यहाँ पर फॉर्मेशन होने की दिल्ली पे कोई संभावना है? क्योंकि अभी आपने 8 तारीख तक तो बता दिया कि कुछ ऐसी संभावना है नहीं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन आपने कहा उसका दिल्ली पे कोई असर नहीं। अभी जैसे बताया दिल्ली पे उसका असर पड़ेगा खासकर टेम्परेचर्स के टेम्परेचर के माध्यम से, मतलब टेम्परेचर्स आपका बढ़ने लगेंगे, मगर इसमें इतना ज़्यादा काफ़ी नॉर्थ से निकलने का संभावना है, जिसके कारण से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हमारा थोड़ा बहुत बर्फबारी और रेनफॉल होने की संभावना है। और मैम अगर हम बात करें अलर्ट को लेकर, कोई अलर्ट जारी किए गए हैं किसी राज्य के लिए? बिल्कुल, हमारा अलर्ट्स का अगर आप देखते हैं तो ये आपका अभी नवकाश जो चल रहा है थोड़ा बहुत आपका नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में आपका लाइट थंडरस्टॉर्म रेन का अलर्ट चल रहा है अभी के लिए, मगर अगर आज हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए येलो अलर्ट दे चुके हैं, और कोल्ड वेव, क्योंकि टेम्परेचर्स काफ़ी गिर चुके हैं, एक और दिन के लिए कोल्ड वेव होने की संभावना है, खासकर नॉर्थ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद से हमारी उम्मीद है कि इतना क्लियर स्काइज में आपका मैक्सिमम के साथ साथ न्यूनतम टेम्परेचर्स यानी मिनिमम टेम्परेचर्स भी बढ़ने लगेगा। दिल्ली में कोई बारिश का अलर्ट आने वाले दिनों में कोई संभावना? अभी हमारा कोई अलर्ट का संभावना नहीं है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और मौसम पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों जो उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके हैं और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर क्यों दिन के समय जो है लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। जो हवाएं हैं उसकी वजह से जो क्लाउड है वो फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से तेज धूप खिल रही है, लोगों को जो है वो गर्मी का दिन में एहसास हो रहा है। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है गिरावट आज भी दर्ज की गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय जरूर हो रहा है जो 8 फरवरी से जो है वो सक्रिय होगा, और उसका असर जो है वो पहाड़ी इलाकों पर जो है ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो यानी कुल मिला के खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का मौसम अगले 2 दिन तक ऐसे ही बने रहेगा, और बारिश की भी अभी कोई संभावना मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की, जहां पर 1984 के सिख विरोधी दंगों पर दिल्ली कोर्ट में आज सुनवाई है। सज्जन कुमार पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा पूरा मामला था। 31 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर आज दिल्ली कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या का आरोप कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर लगा। बीती 31 जनवरी पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और तारीख मुकर्रर की थी 7 फरवरी। तो आज का दिन बेहद खास, देखना बेहद खास है किस तरह से कांग्रेस नेता सज्जन सिंह की मुश्किलें आज बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि पिता पुत्र की हत्या के मामले को लेकर सज्जन कुमार पर पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो बड़ी खबर जहां पर अब सबकी निगाह है दिल्ली कोर्ट की तरफ। और यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे जारी है।